लोग घर तो खरीद लेते हैं बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए या बिना कुंडली एनालिसिस के। रिजल्ट क्या होता है इसका? इमोशनल अनरेस्ट, लीगल ट्रबल विद डीलर, डिले इन पोजेशन। इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजी की। देखिए, जो प्रॉपर्टी परचेज करना है वो हर इंसान का एक सपना होता है, क्योंकि कुछ लोगों की सारी जिंदगी की मेहनत लग जाती है घर खरीदने में, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं। बट फिर भी लोग घर तो खरीद लेते हैं बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए या बिना कुंडली एनालिसिस के। रिजल्ट क्या होता है इसका? इमोशनल अनरेस्ट, लीगल ट्रबल विद डीलर, डिले इन पोजेशन, एटसेट्रा। यहाँ पर अब बात आ जाती है रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजी की। अब रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजी है क्या? जो रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजी है ये एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, शोरूम हो, बूथ हो या कोई घर हो, ये कब खरीदा जा सकता है और कब बेचा जा सकता है। प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है ये देखी जाती है रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजी से। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो सेल परचेज करवाते हैं प्रॉपर्टी की, जो सिग्निफिकेटर होते हैं इसके, और कौन से हाउसेज होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब हम सेल करते हैं प्रॉपर्टी की या कोई प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहूर्त के बारे में कि कब सेल और परचेज किया जा सकता है प्रॉपर्टी का। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि सिग्निफिकेटर होते हैं प्रॉपर्टी सेल और परचेज के, और ये प्लैनेट्स आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब भारतीय ज्योतिष में जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स हैं, मतलब जो प्रमोट करते हैं सेल और परचेज को प्रॉपर्टी के, वो हैं सैटर्न यानी कि शनि और मार्स यानी कि मंगल। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज नहीं हो सकती अगर शनि मंगल नहीं इन्वॉल्व होते दशा भुक्ति अंतर में। शनि और मंगल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी होती है, और इनके इन्वॉल्व हुए बिना प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना पॉसिबल नहीं होता। ये तो हो गई ग्रहों की बात। अब कर लेते हैं भावों की बात, जिसे हम घर भी कहते हैं कुंडली में, कि कौन से भाव या कौन से घर होते हैं कुंडली के जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉपर्टी सेल परचेज को। प्रॉपर्टी परचेज के लिए तीन भाव देखे जाते हैं। वो है चौथा भाव यानी कि फोर्थ हाउस। ये मेन हाउस होता है, मेन भाव है ये प्रॉपर्टी का या एसेट्स का। उसके बाद देखा जाता है 11वां घर। ये हाउस ऑफ गेन्स होता है और विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है। ये इच्छा पूर्ति का घर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद जो घर देखा जाता है वो है 12वां भाव, क्योंकि ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। तो बिना खर्चे के तो हम प्रॉपर्टी ले नहीं सकते, इसलिए 12वां घर भी इन्वॉल्व होता है प्रॉपर्टी परचेज में। जो ओवरऑल भावों का कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में वो है 4, 11 और 12। अब ये कॉम्बिनेशन जिस भी प्लैनेट में आएगा उसकी दशा भुक्ति अंतरा में प्रॉपर्टी परचेज हम कर पाएंगे। बट हाँ, इसमें मार्स और सैटर्न भी पॉजिटिव होने ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं लोन की। जो लोन फैसिलिटी है आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। हम लोन इजीली बैंक से ले सकते हैं। अगर कुंडली से देखना है कि हम लोन लेके प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या नहीं, तो इसके लिए सिक्स्थ हाउस भी इन्वॉल्व हो जाएगा कॉम्बिनेशन में। तो ओवरऑल लोन के साथ प्रॉपर्टी परचेज का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 4, 6, 11, 12। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस और लोकेशन के बारे में प्रॉपर्टी की जो हम खरीदना चाहते हैं। अगर सन और मून है इन्वॉल्व डीबीए में, यानी कि दशा भुक्ति अंतर में सन और मून आ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी परचेज होगा वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू होगा। अगर जुपिटर इन्वॉल्व हो जाता है दशा भुक्ति अंतरा में, तो जो हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो बहुत ही बड़ी होगी। अगर वीनस इन्वॉल्व हो जाता है दशा भुक्ति अंतरा में, तो जो प्रॉपर्टी परचेज होगा इस टाइम ड्यूरेशन में वो सबसे प्राइम लोकेशन पे होगा और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी मिलेगी। अब ये तो हो गई परचेज की बात कि हमने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब करते हैं प्रॉपर्टी सेल की बात। जो भाव इन्वॉल्व होते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो है तीसरा भाव, जो कि पेपर वर्क का भाव होता है या डॉक्यूमेंटेशन का भाव होता है। अब बात कर लेते हैं पांचवें भाव के बारे में, जो नेक्स्ट हाउस इन्वॉल्व होता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी में। तो जो पांचवा भाव है ये चौथे से 12वां भाव होता है, मतलब ये चौथे की क्वालिटीज को खत्म कर देता है। अगर चौथा भाव प्रॉपर्टी परचेज का है तो जो पांचवा भाव है ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी का भाव बन जाता है। ऐसे ही अगला जो भाव हम कंसिडर करते हैं वो कंसिडर करते हैं 10वां भाव सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए।
ये भी 11वें भाव के क्वालिटीज को रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए जो 10वां भाव है ये इन्वॉल्व होता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी में। तो जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का ओवरऑल कॉम्बिनेशन बना कुंडली के भावों से वो ये बना 3, 5 और 10। अगर ये तीनों हाउसेस कंबाइन हो जाते हैं किसी प्लैनेट में, उसकी दशा भुक्ति अंतरा में हम प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी सेल और परचेज तो हो गई, ये कब करनी है? चलिए मुहूर्त की बात करते हैं। मुहूर्त वो पॉजिटिव टाइम पीरियड है जिसमें हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए अगर हमने मुहूर्त देखना है तो सबसे पहले हम दशा भुक्ति अंतरा देखेंगे उस टाइम पीरियड का जिसमें हम प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं। अगर दशा भुक्ति अंतरा पॉजिटिव है हम तभी आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं पॉजिटिव तो हम ना सेल करेंगे प्रॉपर्टी ना ही परचेज करेंगे। अगर दशा भुक्ति अंतरा पॉजिटिव हो जाता है तो हम ट्रांजिट चेक करते हैं। ट्रांजिट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, उस टाइम पीरियड में बेस्ट मुहूर्त होता है फॉर प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। आज की वीडियो में हमने बात की रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जाना कि हम प्रॉपर्टी सेल परचेज कब कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं अपनी कुंडली का कि हम कब प्रॉपर्टी सेल करें या कब प्रॉपर्टी परचेज करें। अगर लोन की फैसिलिटी यूज करनी है प्रॉपर्टी परचेज के लिए तो उसका क्या कॉम्बिनेशन हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो चाहते हैं जानना रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजी के बारे में।